नमस्कार मित्रों, सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। विगत वर्ष से हम देख रहे हैं एक अज्ञात वायरस जिसने पूरे समाज व्यवस्था को हमारे तहस नहस कर डाला है। पिछले साल की शुरुआत हुई थी इसकी और बहुत कुछ हमने इसमें नियंत्रण कर लिया था, लेकिन कोरोना पार्ट 2 जो अभी मार्च 2021 से शुरू हुआ है, इसका कुछ विश्लेषण करके मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा कि इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको किस तरह देखें। कोरोना पार्ट 2 को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम कैसे देखें। हम देख रहे हैं कि फरवरी से हमारे यहाँ कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़ना शुरू हुई और मार्च के बाद तो इसने विश्व के कई देशों में मचाया, लेकिन भारत में जरूरत से ज़्यादा कहर मचा दिया और आज भारत जो है विश्व में सर्वाधिक संक्रमित संख्या देने वाला राष्ट्र बन गया है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक के केस विगत 4 दिनों से आ रहे हैं, जो एक चिंताजनक बात है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बेसिक अंतर यह है कि पार्ट 1 में हमने अनुशासन, संयम, धैर्य का परिचय देते हुए अनुशासित रहे, हम संयम भी रखा और धैर्य भी रखा। 3 चीज़ों के आधार पे हम चलते रहे और सरकार के निर्देशों का पालन किया। सरकार ने कहा ताली बजाई, हमने ताली बजाई। सरकार ने कहा दिए जलाइए, हमने दिए जलाए। और सरकार ने कहा आप घर में रहिए, हम घर में रहे। सरकार ने कहा परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ रहे। और एक आदर्श अनुशासन में, हम व्यक्तिगत अनुशासन में और संयम और धैर्य के साथ हमने सरकार के कदमों की समीक्षा की कि सरकार क्या कर रही है। और आप देखिए उसका हमने जो पालन किया तो उसके हमको सकारात्मक परिणाम निकले कि सरकार को अंततः जून से लॉकडाउन पे ढील देना पड़ी और आपके सितंबर आते आते तक लॉकडाउन खत्म कर दिया। लेकिन इस बार जो है सरकार की ढील से हमने अपने अनुशासन, संयम और धैर्य पे नियंत्रण खो दिया और हमने जरूरत से ज़्यादा बेफिक्री प्रदर्शित की। हम बिल्कुल दीन दुनिया को भूल के बेफिक्र अंदाज में जीवन जीने लगे। हमने कोरोना अनुकूल व्यवहार की अनुपालना नहीं की और कोरोना पार्ट 1 में हमारे व्यवहार, जीवनचर्या, जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह से कोरोना ने समझ लिया था। कोरोना वायरस भी अटैक कर रहा है तो उसने भी समझा कि हमारा व्यवहार क्या है, हमारी जीवनचर्या क्या है, जीवन शैली उसने बहुत अच्छे से तरह रख ली। और आप देखिए इस बार उसने उसी अंदाज में हमारे ऊपर अटैक किया है। यहाँ पे मैं समाजशास्त्री लुईस वर्थ की बात कहूँगा। लुईस वर्थ कहते हैं शहरी जीवन में जनसंख्या घनत्व की जो रहती है, सघनता बहुत रहती है जनसंख्या घनत्व की। समाज पे नियंत्रण नहीं। परंपराएं तो काम करती नहीं है, सिर्फ शासकीय नियम जो है वो चलते हैं, पर उसकी भी अवहेलना होती है। कमजोर सामाजिक नियंत्रण, श्रम विभाजन का अधिक। हमारे यहाँ जो श्रम विभाजन है उसका अलग अलग प्रकार से विस्तार हो गया। आप देखिए मैकेनिक भी कई प्रकार के मिलेंगे, एक ही मैकेनिक सब काम नहीं करता। मास मीडिया का जरूरत से ज़्यादा प्रभाव है और नगरों में जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के साथ यंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। ये लुईस वर्थ ने बहुत पहले नगरीकरण की बात की थी, नगरीयता की बात की थी, उसमें ये पैरामीटर्स रखे थे। शहरी जीवन शैली वो कहते हैं मशीनीकृत है, मैकेनाइज्ड है। यहाँ पब्लिक ओपिनियन प्रभावी नहीं है। यहाँ पब्लिक की जो ओपिनियन रहती है, जनमत जो रहती है, जनमत पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं भारत में लुईस वर्थ के सिद्धांतों को अगर देखें, लुईस वर्थ के द्वारा दिए गए पैरामीटर्स को हम बात करते हैं नगरीकरण के लिए, तो भारतीय समाज में नगरीकरण जो हुआ है बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से हुआ। हमने नगरीकरण को व्यवस्थित रूप से कराया नहीं। आप देखिए एक ही शहर में सारी चीजें हम दे देते। उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, यही हमने ऑक्सीजन के प्लांट रखे। अब आज दिल्ली वालों को ऑक्सीजन की जरूरत है, हॉस्पिटल्स को। अब उड़ीसा से 4 दिन में आपकी गैस सप्लाई हो पाएगी, जबकि हमको उसके आसपास के क्षेत्र में करना चाहिए।
एक ही शहर में हमने 10-10 यूनिवर्सिटीज कर दी, एक ही शहर में IITs कर दिए, एक ही शहर में IIM कर दिए, और उसी शहर में हम हॉस्पिटल भी बना रहे, मल्टीनेशनलिटी हॉस्पिटल बना रहे, सामान सारी चीजें वहां कर दी। तो आप देखिए पूरी जनता जनाधिक का प्रेशर वहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक करे होते अलग बात हुई। मध्य प्रदेश के शहरों की बात करता हूं, भोपाल कैपिटल है, तो राजधानी होने के नाते आपने राजधानी प्रशासनिक क्षेत्र रखना था, लेकिन आपने वहां पे प्राइवेट और रेगुलर मिला के कम से कम वहां आज की डेट में 15 से 18 यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थान का केंद्र बना दिया। 100 के ऊपर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला के वहाँ पे कम से कम 7-8 मेडिकल कॉलेज है, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं भोपाल में। अब इंदौर में आते हैं। इंदौर पूरी तरह से एक इंडस्ट्रियल शहर है, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और मुंबई से कनेक्ट है, और सारे संपर्क। आपने इंदौर में IIT क्यों बनाया, इंदौर में IIM क्यों बनाया? आप उसको इंडस्ट्रियल शहर रहने देते ना। वो IIT वो IIM आप दूसरे किसी शहर में ले जा सकते थे, रतलाम में ले जा सकते थे, मंदसौर में ले जा सकते थे पास के, आप इंडस्ट्रियल शहर रहने देते। दूसरी चीज, अब आप आते हैं जबलपुर। जबलपुर एक एजुकेशनल सेंटर रहा शुरू से, संस्कारधानी जिसे कहते हैं। यहाँ आपने IIT की जगह IIT करा है, मेडिकल कॉलेज भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी कतार में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2 आ गई हैं, और परंपरागत हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वेटनरी, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इन सबको मिला के ऐसे जबलपुर में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक रिलीजियस शहर है, नर्मदा किनारे का है, नर्मदा का अपना महत्व है। आप इसको सिर्फ इस अब आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी ला रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी यहाँ ला रहे हैं। आपने देखा कि जबलपुर के आसपास का नरसिंहपुर, गोटेगांव, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, सतना, सिहोरा, ये सारा जो है ट्राइबल बेल्ट का जो है पूरा प्रेशर है। अगर आपने यहाँ से हॉस्पिटल्स आसपास में शिफ्ट किए होते, इसको खाली एजुकेशनल सेंटर रहने दिया जाता, इंडस्ट्रीज हम बाहर कर देते, तो यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ती। ये होता है नगरीकरण का अव्यवस्थित। तो जो लुईस वर्थ कहते थे कि जीवन शैली तो शहर की बदल जाती है, पब्लिक ओपिनियन, नगरीकरण भी हम उसी संदर्भ में हम पैरामीटर में देखते हैं, तो नगरीकरण हमारे यहाँ बहुत अव्यवस्थित हुआ है। शहरी जीवन अनामिकता, एनोमिटी होती है, व्यक्ति को व्यक्ति की जानकारी नहीं, व्यक्ति अपने में मस्त रहता है। और आप देखिए कि समाज व्यवस्था हमारी बहुत जटिल होती है, इसमें कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। कोरोना पार्ट 2 जो है उसका शहरों में जो असर हुआ, पहले पार्ट 1 का भी शहरों में असर हुआ था, पार्ट 2 का भी शहरों में असर हुआ है। उसके पीछे सब यही कारण है कि हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली है। हमने नए वेरिएंट के साथ कोरोना आया है, ये पार्ट 2 में नए वेरिएंट है, नए वेरिएंट से प्रभावित कर रहा है। हमने पार्ट 1 से कोई सबक नहीं लिया। हमने पार्ट 1 में हमने क्या करा था, 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के पीरियड में हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बना लिए, सैनिटाइजर बना लिए, PPE किट बना लिए, दवाइयाँ, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित कर लिया। लेकिन उसके बाद हम तत्काल भूल गए। यही शहरी जीवन शैली है। शहरी जीवन शैली आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखती और भूलती जाती है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखती है, बेफिक्री ज़्यादा है। वो बेफिक्र अपने में मस्त रहती है, दीन दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे उपभोक्तावाद, कमर्शियलिज्म ज़्यादा है, पैसा की लालच ज़्यादा है, हवस बहुत है, लालच बहुत है। तो हमने देखिए पार्ट 1 में तो ये तैयारी कर ली थी लॉकडाउन में, लेकिन इसके बाद हमको इससे आगे बढ़ के करना था काम, वो हमने नहीं करा। हमने ये नहीं देखा कि अगर दोबारा कभी फिर इस प्रकार से वायरस आता है, जब तक पूरी तरह से, सब जानते थे कि जब तक पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं होगा, पूरा 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, या 70% पॉपुलेशन अगर संक्रमित नहीं होती, हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी, तब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक इसका प्रभाव क्षीण नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने हॉस्पिटल के स्टाफ तैयार नहीं किए, हॉस्पिटल्स को तैयार नहीं किया। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, प्राण रक्षक दवाइयों की कमी आ सकती है, इन पे कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी चीज़, ये तो हॉस्पिटल की बात है, इस पर हम सरकार और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दे सकते हैं। आपने सबने देखा होगा कि शहर में धीरे धीरे एकल फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं।
लेकिन अगर आप स्टडीज करें तो सभी शहरों में अधिकांश से जिन शहरों में 25-25, 30-30 साल से लोग रहने लगते हैं, उनका जीवन यापन वहीं का हो गया, वहाँ के निवासी हो जाते हैं, उन्होंने क्या है, बढ़ती ज़मीन की कीमतें, बढ़ते मकान के कारण, पास में ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण अपने ही मकान को तोड़ के या अपने ही मकान में कंस्ट्रक्शन नया करा के उन्होंने 1 मंजिल मकान को 2 मंजिल 3 मंजिल बना लिया। और इन घरों में एक ही परिवार जो है संयुक्त परिवार के रूप में, सबकी अपनी रोटी रसोई अलग है, खर्चे अलग हैं, लेकिन रहते सब मिल के। तो इन परिवारों में आराम से आप देखेंगे 25 से 50-60 लोग रह रहे हैं। पिछली बार भी मैंने आपको एक वेबिनार में चर्चा की थी, तब कहा था कि संयुक्त परिवार सबसे ज़्यादा संक्रमण का कष्ट झेलते हैं। संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा असर होता है, पूरा का परिवार संक्रमित हो जाता है एक व्यक्ति के होने से। पार्ट 2 में ये हुआ ना, जब आपका लॉकडाउन खत्म हुआ, बंदिशें खत्म हुई, यूथ का आना जाना बाहर हुआ, बच्चों का बाहर निकलना शुरू हुआ, तो घर के जो बुजुर्ग थे जो घर में थे, तो ये संक्रमित होके आए। और इनके कारण आप देखिए, आज मैंने जौनपुर शहर के उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ पे 5-6 घरों का जो खबर मिली है कि उसमें किसी घर में 20 के 20 लोग थे, पूरे के पूरे संक्रमित हो गए। किसी घर में 50 लोग संक्रमित हो गए, किसी में 36 लोग संक्रमित हो गए, किसी में 8 लोग। संयुक्त परिवार में पूरे की पूरी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक संक्रमित हो गए, और वहीं पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी हो रही। ये खाली जबलपुर की बात नहीं है, सभी शहरों में ये चीज़ है। तो हमने क्या करा कि हमारे यहाँ जन अधिक बढ़ता जा रहा है। जन अधिक बढ़ने से एक घर से दूसरे घर में अपने आप हो जाता है। एक बिल्डिंग में अगर यहाँ पे भी फ्लैट सिस्टम आ गया, एक बिल्डिंग में कम से कम 100 फ्लैट होते हैं, कहीं 50 होते हैं, कम फ्लैट्स वाली बिल्डिंग बहुत कम। तो अगर किसी एक को होता है, एक ही लिफ्ट से आना जाना करते हैं लोग बाग, उससे संक्रमण फैलता है। तो लिफ्ट में सारे के सारे लोग संक्रमित हो गए। लास्ट ईयर जरूर हुआ था, बेंगलोर में एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे 160 लोग थे, 3-4 लोग वहाँ पे जहाँ संक्रमित हुए जांच में, तो पूरी बिल्डिंग ने उन 3 को आइसोलेशन में रख के और वहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया कि बाहर कोई नहीं जाएगा, ना बाहर का कोई आदमी आएगा। दूध वगैरह, ये दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह, तो एक स्पेशल जगह रख दी जाती थी, वहाँ पर रख दिया जाएगा, वहाँ से सारे लोगों को सप्लाई की जाएगी। तो देखिए, उन्होंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया था उस बिल्डिंग का। बेंगलोर में 160 फ्लैट का एक बिल्डिंग थी, उसमें सब लोग सुरक्षित हो गए। लेकिन ये कंसेप्ट, ये सीख हमने नहीं करी, इसलिए सारे शहरों में स्थिति खराब होती जा रही है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने कोई तैयारी नहीं करी, हमने पूर्व योजना ही नहीं बनाई, हमने मेडिकल स्टाफ को उतना प्रशिक्षित नहीं किया, जबकि आपके पास 6 महीने का समय था। अब मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित कर सकते थे। आज सबसे ज़्यादा जरूरत पैरामेडिकल स्टाफ की है, और वही सबसे ज़्यादा कमी है। आप पैरामेडिकल स्टाफ को रख सकते थे। हमारे लिए आपको घर हमने वैसे नहीं बनाए, हमको मालूम था कि कोरोना में अगर आएगा तो एक ही घर में रहना, होम आइसोलेशन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। हॉस्पिटल में आपके जाने पे 3-3, 4-4 लाख का खर्चा होता है, लेकिन अगर आपके घर की चूंकि पुराने घर हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रद्दोबदल करके आपको इस प्रकार का घर, आइसोलेशन के लिए घर भी बनाना था। लेकिन 6 महीने के समय में हमने नहीं बनाया, कुछ भी प्रयोग नहीं करे। जबकि आपको ये प्राथमिकता के आधार पे, सरकार को तो हम दोष दे रहे हैं, सरकार ने नहीं करा, लेकिन हमने भी व्यक्तिगत रूप से नहीं करा। हमने अनदेखी, बेफिक्री में हमने अपना जीवन गुजारा, बेफिक्र रहे, हमने कुछ करा ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा देवानंद की एक फिल्म है, वो सिगरेट के कस उड़ाता चला जाता है बेफिक्र के। वही स्थिति हमारी है। हमने अपने घरों में, हमको मालूम था वर्क फ्रॉम होना है, तो हमने वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने घर में एक रूम की व्यवस्था नहीं करी। हालांकि कहने में बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन हम बना सकते थे, पार्टीशन सस्ता आता है, सीमेंट कंक्रीट की जगह आप पार्टीशन आज बहुत सस्ता आता है, आप करा सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा। आप आइसोलेशन में रखने के लिए एक रूम व्यवस्थित कर सकते थे, जिससे अगर कोई व्यक्ति आता है संक्रमित होकर तो उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे बाकी लोग आपके बच सकते हैं। ये हमने नहीं करा, हम बेफिक्र है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोरोना खतरनाक नहीं है, संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोरोना खतरनाक नहीं। वहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? हमारी लापरवाही ज़्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, दिल्ली में ये हमारी लापरवाही कोरोना से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है। संयुक्त परिवार जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। 25-30 साल से हमने बदलाव नहीं करा, हम उसी हिसाब से रह रहे हैं, हमको बदलाव करना था। और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी अगर अभी भी हमने समय रहते अपने व्यवहार नहीं बदले, अपनी दिनचर्या नहीं बदली,
शहरी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाए हमने, तो हमारे साथ ही होगा। वैसे बहुत पहले एंथनी गिडिंस ने कहा था, शहर जो हैं यहाँ उपनगरीय सम्मोहन बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, जैसे जबलपुर शहर के आसपास का क्षेत्र जो है, पहले बहुत छोटा होता था जबलपुर, मेरे देखते देखते आधारताल बन उसमें जोड़ा गया तो उपनगरीय क्षेत्र आधारताल आया। अब महाराजपुर और पनागर भी उपनगरीय क्षेत्र में आ रहा है। इधर आप जाते हैं तो फिर मेडिकल के वहाँ पे भेड़ाघाट तक उपनगरीय क्षेत्र आ रहा है। बरेला जो गाँव था वो उपनगरीय क्षेत्र आ रहा है, इधर पे आपके कुंडा। तो शहर का विस्तार होता है उपनगरीय, और ये जो उपनगरीय सम्मोहन की बात की थी, ये छोटे छोटे गांव शहर के संपर्क में आकर उनसे जुड़ते जाते हैं और शहर भी अपने को विस्तारित करता है। बाद में वो कैंटोनमेंट एरिया में आ जाते हैं, नगर निगम की सीमा में आ जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के उसमें आ जाते हैं। तो इनमें बदलाव हुआ, लेकिन इन्होंने दिनचर्या अपना ली, लेकिन वैसे व्यवहार नहीं हो। तो शहर में जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो शहरों में ही सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी दिनचर्या मशीनीकृत हो गई। हमारे घर में सारे अप्लाइंसेस रहें सवेरे उठने से लेकर शाम तक, और ये अप्लाइंसेस जब खराब होते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ हम इनको मैकेनिक, हमको आता नहीं है। कंप्यूटर खराब हो गया या तो हम कंप्यूटर लेके किसी के यहाँ जाते हैं, वाईफाई खराब हो गया तो हम अपने यहाँ उसके कनेक्शन के लिए कराते हैं। हमारे यहाँ दरवाजे खराब हो जाते हैं तो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे मैकेनिक जो है हमारे घरों में आते हैं। इन सारे मैकेनिक्स के घर में आना, ये ना तो मास्क लगाते हैं ना सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, ये उतना ज़्यादा नहीं करते। इनका क्या है कि हम मास्क लगा के काम नहीं करते। और हमने ऐसे लोगों को इस अपने घर में प्रवेश दिया, मेंटेनेंस के नाम पे घर में वाइट वॉश कराया, सब कुछ कराया हमने। ये धीरे धीरे आया तो ये कहीं ना कहीं हमारे घर में भी कोरोना के पेशेंट, कोरोना के वायरस हमारे यहाँ देगा। वो पेशेंट के रूप में आए थे लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये हमारी व्यवस्था है, हम मशीनीकृत है। मशीनीकृत में आजकल सामान्य तौर पे मध्यम वर्गीय के घर में भी एक एक एसी लगा मिल रहा है। एसी में राहत तो होती है, लेकिन एसी आपको निष्क्रिय करता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमने फास्ट फूड, जंक की सारी चीज़ें करी। गांव में भी देखिए, मैंने उपनगरीय संस्कृति की बात की, वहाँ पे भी पिज्ज़ा बर्गर आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। हमारी इम्यूनिटी जो है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम पूरी तरह से मशीनीकृत हो गए हैं। पैदल नहीं चलते, साइकिल से नहीं चलते, कार में ही चलेंगे, एसी में रहेंगे, तो हमारा शरीर देखने के लिए ऊपर से स्वस्थ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत खोखला है और वायरस जैसे अटैक इस पर बहुत जल्दी होते हैं। हम एकाकी जीवन रहते हैं, अंतःवास में रहते हैं। आइसोलेशन तो अभी आया, लेकिन उसके पहले से हम अंतःवास में, आइसोलेशन में रह रहे हैं। हम क्वारंटाइन तो हम बहुत पहले हैं। एक उपन्यास भी राजेंद्र बेदी ने बहुत पहले लिखा था, क्वारंटाइन शब्द अभी आप चलन में है, लेकिन क्वारंटाइन जो है, हम तो वैसे ही रह रहे हैं। हम अपने पड़ोस वाले से नहीं मिलते, हम अपने परिचय से नहीं मिलते, हम अपने घर में भी फादर अलग, मदर अलग, बच्चे अलग, सब क्वारंटाइन रूप में रह रहे हैं, सब अपने अपनी कम्युनिटी। क्वारंटाइन जो रहने हैं, इसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ गया। हम मशीनीकरण कार्य के धीरे धीरे हमारे शरीर में जो वायरस या अन्य संक्रमणों से लड़ने की ताकत थी, वो सब खत्म हो गई वास्तव में। जबकि मेन वजह क्या है, हम एक युद्ध में हैं और सेल्फ क्वारंटाइन होने के साथ साथ हमको उच्च आत्म अनुशासन आज बहुत जरूरी है। इस युद्ध को जीतने में यही हमारी मदद कर सकता है, जितना ही हमारा उच्च आत्म अनुशासन होगा। हम आत्म अनुशासन नहीं कर रहे हैं, हम अपने घरों में रहे हैं। बचाव ही चिकित्सा है, बार बार कहा जा रहा था, लेकिन आम आदमी शहरी समाज के घोंसले में बैठना चाहता है। गांव का आदमी भी शहरी समाज में आना चाहता है, सब आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या स्थिति हो रही है कि हम अपने आप में परेशान होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज, मैंने पहले कहा था कि लुईस वर्थ ने कहा था, शहरी समाज में मीडिया का बहुत प्रभाव है। मीडिया का इतना प्रभाव है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जॉर्ज बोल्सोनारो कहते हैं कि इस समय मीडिया हिस्टीरिया और पैनिक फैला रहा है। वास्तव में यही हो रहा है। आप जो भी आज देखिए पेपर, फ्रंट लाइन में इस पेपर में अस्पतालों में धमघोटू व्यवस्था, 2 मौत, आधी रात को खाली करना पड़ा हॉस्पिटल, जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से 5 की मौत। यही इसको फ्रंट पेज में ना रखे, आप अंदर डाल देते। फ्रंट पेज में आप डालते, KL राहुल ने मुंबई को हराया IPL में, आप ये चीजें, विराट कोहली ने 72 रन बनाए, तो ये चीजें लगे, ये सकारात्मक चीज है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की चीजें आपको फ्रंट पेज में लाना चाहिए। आप देखिए आज कोरोना काल में लोगों के अंत्येष्टि में कोई नहीं जाता,
अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में कोई नहीं जाता, लेकिन समाचार पत्र का एक पूरा पेज आ रहा है। पहले इसलिए दी जाती थी जिनको हम खबर नहीं दे पाए, पेपर पढ़ के वो वहां शामिल हो, लेकिन आजकल तो प्रतिबंध है ना, जाना ही नहीं। आप उस न्यूज को क्यों दे रहे हैं? आपको छाप नहीं, आपको जहाँ पे शव दाह किए जाते हैं, जहाँ दफनाए जाते हैं, वहां से सूचना आती है, आप उसको छाप देते हो। ठीक है, जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल समाचार पत्रों को इनको बंद कर देना चाहिए। ये एक तरीके से पैनिक फैला रहे हैं, हिस्टीरिया फैला रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, मानता हूं ऑक्सीजन की कमी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए WHO बहुत से डॉक्टरों ने कहा एक खतरनाक इसके दुष्परिणाम होंगे। वो कोई नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, सांसद प्रयास नहीं कर रहा, विधायक प्रयास नहीं कर रहा, आरोप प्रत्यारोप हम इतने लगा रहे हैं। तो ये पैनिक जो है, ये पैनिक मानसिक रूप से कमजोर कर रहा, खासतौर से जो बुजुर्ग हैं और जो घर में रहते हैं। घर में आइसोलेशन में आप अकेले में रहते हैं, तो अकेले में क्वारंटाइन होकर रह रहे हैं, आपको यही समाचार देखने को मिल रहे हैं, यही समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं, यही जानकारियां मिल रही हैं। तो ये आपका मॉरल जो है नैतिक पतन हो रहा है, ये नैतिक आतंक, इसको मैं समाचार पत्रों में मीडिया के द्वारा जो पैनिक दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये नैतिक आतंक का माहौल, ये मॉरल पैनिक है, ये नैतिक आतंक है। इस नैतिक आतंक, मैंने कहा ना, कोरोना खतरनाक नहीं है, हमारी लापरवाही खतरनाक है, और ये जो मॉरल पैनिक है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके कारण ही हमारे यहाँ इतनी, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, खुद ही डॉक्टर ना बने, और व्हाट्सएप का उपयोग कम से कम करें। टीवी तो देखना ही बंद कर दें, सिर्फ IPL देखिए और कुछ भी मत देखिए। टीवी में न्यूज़ मत देखिए, न्यूज़ चैनल टोटली बंद कर दीजिए। समाचार पत्र का आता है आपके घर में, पहला पृष्ठ जो है उसको फेंक दीजिए, उसको साफ सफाई में उपयोग कर लीजिए, और अपने मन में कोई भी बुरा विचार ना रखें, सद्भावना रखें, और घर में माँ बाप भाई बहन सब मिलकर रहें, घर की जिम्मेदारियां करें। आप देखिए, आप बहुत जल्द कोरोना को जीत लेंगे। मैंने उन परिवारों को भी देखा है जिनके यहाँ कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन पूरे घर ने एकजुटता के साथ सामना किया, और वो 10 दिन में घर में होम आइसोलेशन में ठीक। अभी भी देखिए 50% आबादी हमारी होम आइसोलेशन में है, वो ठीक हो रही ना। होम आइसोलेशन वाले 50% आबादी, अगर 1000 मरीज हैं शहर में, तो 500 से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं। उनको ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा, ना ही उनको ऑक्सीजन लगी, और वो स्वस्थ हो गए। हाँ, जो सीरियस थे वही हॉस्पिटल गए ना, जिनके घर में व्यवस्था नहीं थी वो हॉस्पिटल गए। और ऑक्सीजन के लिए भी कई बार कहा है कि ऑक्सीजन की कमी अगर बॉडी में आती है, हाँफ रहे हैं, तो आप थोड़ा बैठ जाइए। हम भाग दौड़ करते रहते उसमें, चिंता में कि लोगों ने, तो मैंने ऐसे उदाहरण देखे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घर में कोई बीमार नहीं, लेकिन खरीद के रख लिए। क्यों खरीद लिए? उनका कहना है कि अगर कहीं हो गया तो तब के लिए, भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आपने सिलेंडर रख लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्राण रक्षक दवाइयाँ रख ली। और यहाँ पे वही जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एक फितरत है, आपने देखा होगा हर मोहल्ले में लोग बाग, कुछ लोग अपने घरों में बगीचे, बहुत अच्छे फूल पौधे रखते हैं, और 20% से लेकर 40% आबादी ऐसी होती है जो अपने भगवान की पूजा लोगों के घर से चोरी किए गए फूलों से करती है। उनकी फितरत है, सवेरे उठते हैं, थैला लेके, डंडी लेके चलते हैं, लोगों के घरों से फूल तोड़ते हैं, और फिर बोले, बेशर्मी के साथ बोलते हैं भगवान के लिए तोड़े मैंने। अब बताइए, वो जो आपकी हैबिट है वही बाद में बढ़ जाती है, छोटे से बच्चे से शुरुआत होती है, आगे बढ़ जाती है, और हम चोरी और कालाबाजारी में, चिकित्सा व्यवसाय जो है, चिकित्सा जगत हमारा सबसे बड़ा कालाबाजारी का केंद्र हो गया है। हम दवाइयाँ महंगे दामों में बेच रहे हैं, हम उनके ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कृत्रिम अभाव बता रहे हैं। इतनी दवाइयाँ, इतनी इंजेक्शन की वास्तव में ज़रूरत नहीं है जितना कि पैनिक फैलाया गया। तो ये कोरोना पार्ट 2 का दृश्य था, जिसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमारा अव्यवस्थित नगरीकरण, नगरों में बढ़ता दबाव, नगरों की योजना, और हमारी बेफिक्री थी, जो शहरी समाज की पहचान होती है। शहरी समाज बहुत बेफिक्र होता है, और जितना ज़्यादा जटिल होता है, उन जटिलताओं में फंसता जा रहा है। तो ऐसे संक्रमण का शिकार इसलिए शहर अधिक हुआ। और गांव का जो है, जो एंथनी गिडेंस ने वहाँ कहा था बहुत पहले, उपनगरीय सम्मोहन, उस उपनगरीय सम्मोहन के कारण गांव भी इस बार संक्रमित हुए। आज के लिए इतना ही मित्रों।